जिस प्रकार से हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से हमें मारने का प्रयास हुआ, जिस प्रकार से जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। यदि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा तो उसको आंदोलन के माध्यम से भी सरकार तक हमारी बात को पहुंचा सकते। पुलिस ने जो टीयर गैस वगैरह दी हुई छोड़ी, ये एकदम ऐसा कैसा घटना होगी? एक जो आप हो, मैं हुआ, कोई भी आम इंसान हुआ इस देश का, जिस पुलिस पे हमें भरोसा है और वो पुलिस से भी सेटलमेंट करके उससे पैसा लेके उसको छोड़ेगी, तो क्या जो फरियादी पक्ष है वो विरोध नहीं करेगा? आप हमारी तरफ से एक पत्थर भी फेंकते हुए नहीं बता सकते, ना किसी की गाली बता सकते हो किसने गाली, तो क्या पुलिस कर्मी सरेआम व्यक्तियों को कूट रहा है और कुछ बेरहमी से कूट रहा है, तो उनके ऊपर मारपीट की धारा में कायमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी उसको उसके पद से मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झूठे मुकदमे दर्ज जो हो जाते हैं वो आखिर क्यों होते हैं? ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है, एक व्यक्ति या एक इंसान, एक संगठन की नहीं। हर व्यक्ति के अधिकारों का हनन ऐसे ही पुलिस सरकारें करती रहेगी। जो सरकार को उसकी सत्यता बताएगा, जो सरकार को उसकी कमियां बताएगा, उनके ऊपर इसी प्रकार के अत्याचार भी होंगे, झूठे मुकदमे भी होंगे। कि जब तक आंदोलन नहीं किया जाता तब तक सरकार जागती क्यों नहीं? धरने प्रदर्शन हो तब जाके इनके कानों में जू रेंगती है और ये इन बातों को पूरा कराने के लिए प्रशासन को आगे, जैसे हमने एक मांग रखी आर्थिक आधार पर, हम चाहते हैं गरीब का बेटा गरीब के साथ कंपटीशन करे, अमीर का बेटा अमीर के साथ कंपटीशन करे। ये हमारी लड़ाई है, इसलिए हम चाहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जाति बंधन नहीं है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ द नेशनल चैनल और इसी के साथ में लोकेंद्र सूर्यवंशी। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने आए हैं जो करणी सेना परिवार के अध्यक्ष हैं और वो लगातार हमेशा जो है न्याय के लिए, दूसरों के न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन हर बार उन्हें कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रशासन, शासन, सरकार द्वारा एक ऐसे कार्यों में फर्जी एफआईआरों के जरिए या दूसरी किसी भी चीजों के जरिए उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि 31 दिसंबर को एक जन क्रांति आंदोलन जो होने वाला है वह पूरे मध्य प्रदेश तो ठीक है, पूरे देश के अंदर में सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा। इसी के विषय में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका नाम ही काफी है, जिनके नाम से बहुत सारे काम हो जाते हैं, जीवन सिंह जी शेरपुर जी, उनसे चर्चा करते हैं। दादा, ये जो 21 दिसंबर के दिन जो अपना सबसे बड़ा एक जन क्रांति आंदोलन जो अपना होने वाला है हरदा में, उस विषय पर आप मुझे बताइए। जी, 21 दिसंबर को हरदा में जन क्रांति न्याय आंदोलन होने वाला है। इसकी घोषणा हम 2 महीने 3 महीने पहले कर चुके हैं और इसको लेके गांव-गांव तक युवा जा रहे हैं। हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, किस प्रकार से हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो पुलिस जी का काम होता है वो पुलिस काम नहीं कर रही है, शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रही है। जबकि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पुलिस की जो स्थापना हुई थी इस विभाग की, वो अंग्रेजों के शासनकाल में हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में जो देश में हमारे देश के जो क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी युवा थे या जो भी आंदोलनकारी थे, जो देश को आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार के लिए इस पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जो कि अंग्रेजों का शासन था, तो शासन के साथ मिलकर वो हमारे क्रांतिकारी युवाओं को प्रताड़ित करते थे, आम जनता को प्रताड़ित करते थे। और जब हम आजाद हुए, जब संविधान लिखाया, पर ये व्यवस्था हमने ऐसी कैसी इसको जोड़ दी कि पुलिस होनी चाहिए, थाने होने चाहिए। उसके पहले जब देश गुलाम नहीं होता, उसके पहले थाने नहीं थे, उसके पहले पुलिस नहीं थी। जब गुलाम हुआ अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने व्यवस्था लागू करी, तो गुलाम लोगों के ऊपर शासन करने के लिए व्यवस्था लागू की गई। आज इस आजाद देश में, लोकतंत्र में हमारा संविधान लिखाया गया, हमारा संविधान में हमको सारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए। उन मौलिक अधिकारों का पालन कराने की जगह उसका हनन करने का काम पुलिस का। जिस प्रकार से हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से हमें मारने का प्रयास हुआ, जिस प्रकार से जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। यदि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा तो उसको आंदोलन के माध्यम से भी सरकार तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे आंदोलनों को दबाने का और कुचलने का काम जिस प्रकार अंग्रेज कराते थे, आज की सरकारें पुलिस के माध्यम से करा रही है। हम तो अब सरकार से मांग करते हैं कि जिस संविधान और जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई, उन लोगों के ऊपर भी इस पुलिस नहीं अत्याचार करे। वो अंग्रेजों की थी, आज ये आपकी है। इस विभाग को ही खत्म करके कोई नया विभाग बनाया जाए जो इस देश को सुचारू रूप से चला सके। जैसा कि दादा ने बताया है कि जिस प्रकार से अत्याचार जो पुलिस ने इनके ऊपर किया वो तो सरकार के द्वारा ही किया गया है, तो ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई व्यवस्था लागू कर दी जाए कि जिससे कोई नया व्यवस्था लागू हो और उसी के साथ में सब ये चले। और जिस प्रकार से दादा ने बताया है कि हर व्यक्ति को ये हक है कि अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए वो लड़ सकता है। जैसा कि 13 तारीख को, जो 13 जुलाई के समय जो एक घटना घटित हुई थी, वो भी हमने सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह देखा है।
तो दादा उसके अंदर ये देखा गया था कि पुलिस ने जो टियर गैस वगैरह जो भी छोड़ी, ये एकदम ऐसा कैसा घटना हो गई थी? मैं आपको शुरू से बताता हूँ, 12 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, उसके कम से कम 6 महीने, साल भर पहले से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। फरियादी जो हमारा भाई था आशीष राजपूत, उनकी तरफ से वो फरियादी थे। उनने अपराध कायम करवाया था कि मेरे साथ हीरे के एक व्यापारी ने एक नकली हीरा बेच के धोखाधड़ी करी है। उसकी वहाँ के जो पुलिस प्रशासन के जो लोग थे, जो टीआई थे, जो एसपी साहब थे, उन्होंने मदद करी और उनकी एफआईआर को लिखा गया। एफआईआर लिखने के बाद जब लंबे समय तक उसको पकड़ के नहीं लाया गया, तब इनने बार-बार हमारे संगठन के माध्यम से हमारे साथियों को लेके गए, बार-बार दबाव बनाया गया कि भैया आप अपराधी को पकड़ो, अपराधी को पकड़ो। या अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी बात को रखना कि कानूनन अपराध है? नहीं। कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, मेरे साथी के साथ धोखाधड़ी हुई और पीटा भी किसको गया? जिस जो फरियादी था उसको। जी, हमने वो मुलजिम को नहीं पीटा गया, ना मुलजिम को उठा के लाए, ना मुलजिम के ऊपर कोई कार्रवाई करी। आपने एफआईआर दर्ज कर ली, पर क्या उसको लेके आए? क्या उससे हीरा रिकवरी करवाया? क्या उसको उसका पैसा दिलवाया? कुछ नहीं दिलवाया। आपने दोनों को पकड़ के लाए, कुछ भी नहीं। जब 2 दिन से पकड़ के आपने उसके बिना मतलब उनको कैसे सूचना मिली कि उनको पकड़ रखा है? पुलिस वालों ने बुलाया। उससे पहले जो मुलजिम था, उसके घर वालों ने कोर्ट में आवेदन लगा दिया कि हमारे घर से हमारे व्यक्ति को 2 दिन पहले पुलिस उठा के ले गई है। तो उस माध्यम से भी हमको जानकारी मिली कि कोर्ट में भैया पिटीशन लगा रखा है कि 2 दिन से उठा रखा है। कि 2 दिन से घर से आदमी गायब है। उसको अपराधी को आप उठा के ले आए हो, उससे पैसे का सेटलमेंट कर रहे हो। जी, एक जो आप हो, मैं हुआ, कोई भी आम इंसान हुआ इस देश का, जिस पुलिस पे हमें भरोसा है और वो पुलिस से भी सेटलमेंट करके उससे पैसा लेके उसको छोड़ेगी, तो क्या जो फरियादी पक्ष है वो विरोध नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या इस बात का विरोध नहीं करेगा कि आप 2 दिन से इसको उठा के लाए हो, बिना इसके किसी को बताए आपके पास रख रहे हो और हमको बुला रहे हो तुम उसके साथ बैठ के सेटलमेंट कर लो? नहीं भैया, हमें न्याय चाहिए। उस जिसने धोखाधड़ी करी है उसको सजा मिले और वो जो चीज हमारे साथ धोखा हुआ, जो पैसा से हमारी ठगी हुई, वो पैसा हमको पुलिस वापस दिलाए। और किससे? लीगल रूप से, सेटलमेंट करके नहीं। सेटलमेंट करके क्यों लेंगे भैया? जब फिर सेटलमेंट करके लेना ही होता तो कानून के पास क्यों आते? बिल्कुल। तो इस बात पे जब हमारे साथी ने विरोध करा तो उनको वहां लाठियां पड़ी, उनको डंडे झेलने पड़े और उनको बोला गया कि ये उपद्रव कर रहे थे और पुलिस थानों में से इसको उठाना है। भैया, पुलिस अपराधी को पुलिस उठा के लाई है। यदि पुलिस थाने में से उठा सकते हैं तो उसके घर से तो आराम से उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। उसके घर से उठा के ले जाते हैं हम। पुलिस के थाने में जाके जो व्यक्ति उठा सकता है, एक बात समझना, जो पुलिस के थाने से व्यक्ति को उठा के ले आएगा तो क्या उसके घर से उठा के नहीं ला पाए? बिल्कुल सही बात है। पुलिस थाने में उसको उठाने नहीं आए थे, वो आपने उनको बुलाया था कि इनसे सेटलमेंट कर लो। जब इनने मना कर दिया हमको सेटलमेंट नहीं करना है, हमको इसको सजा दिलानी है जिसने धोखाधड़ी करी है, हमें इससे पैसा रिकवरी चाहिए और कानूनन रूप से चाहिए, गैर कानूनी तरीके से नहीं चाहिए। तब उन्होंने उनको लाठी डंडे मार के उसको दबाने का प्रयास किया गया। जब उनको लाठी डंडे मारने के बाद भी वो दबे नहीं तो उनको जेल में डाल दिया। वो 12 तारीख की घटना है। उसके बाद जब हमें पता चली है सूचना, तो हमने वहां घेराव की बात करी। हमने कहा कलेक्टर ऑफिस आएंगे, एसपी ऑफिस आएंगे, घेराव करेंगे और हमारे साथी को छुड़वाएंगे और जो आप गलत कर रहे हो पुलिस, उसके खिलाफ हम वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या पुलिस यदि न्याय संगत बात नहीं करती है, अन्याय करती है, तो उसके खिलाफ घेराव करना कानूनी नहीं है? बिल्कुल। क्या हमें संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि कोई पुलिस कोई भी हमारे व्यक्ति को पीटेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैं किसी व्यक्ति को पीट देता हूँ या पुलिस वाले को पीट देता हूँ, तो मेरे पे बराबर जो संविधान में धाराएं लिखी है उसके अधिकार के तहत आप मेरे को मुकदमा करोगे। तो क्या पुलिसकर्मी सरेआम व्यक्तियों को कूट रहा है और कुछ बेरहमी से कूट रहा है, तो उनके ऊपर मारपीट की धारा में कायमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी उसको चाहिए। उसके पद से मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम्म, तो वो हम बात करने गए थे कि जो अपराधी पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड कर दो, उनके ऊपर मुकदमा कर दो और हमारा व्यक्ति जो वहां न्याय मांगने आया था उसको रिहा कर। और उसमें क्या हुआ, मैंने एसपी साहब से बात करी, उनने भी बोला, मेरी 11 मिनट की मैंने रिकॉर्डिंग पिछले समय भी बताई है कि ये 11 मिनट तक मैंने व्हाट्सएप पे एसपी साहब से बात करी है, वो स्क्रीनशॉट भी बताया मैंने सबको। तो क्या 11 मिनट तक मेरी वार्तालाप हुई, उन्होंने बोला आप आ जाइए। फिर मुझे तहसीलदार, एसडीएम और जो भी वहां के आला अधिकारी थे, तहसीलदार और शायद यही साहब थे, वो दोनों मेरे से मिलने आए। उन्होंने मुझे बोला, रिक्वेस्ट करी कि आप चलिए, वो धरना प्रदर्शन का जो स्थान है उसको अपने को ट्रांसफर करना है, वो मुख्य रोड है, उस रोड पे धरना प्रदर्शन करें। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप हमें कोई दूसरी जगह उपलब्ध करवा दीजिए, मैं आपके साथ आऊंगा, उनको उठा के दूसरे धरना स्थल पे बिठा देंगे। हमको स्थल चाहिए बैठने के लिए, ऐसा नहीं कि हमको चौराहे पे ही बैठना। हाँ, जब तक हम नहीं आए थे तो धरना प्रदर्शन चल रहा था। जब से उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, जब से उनको जेल में डाला, तब से पूरी रात तक धरना प्रदर्शन चला, सुबह तक धरना प्रदर्शन चल ही रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। कई बार वहां एडीएम मैडम का भी एक बयान आया है जिसमें मैडम बोल रही है कि आप एम्बुलेंस निकलने दे रहे हैं, आप सब चीजें किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। तो एसडीएम मैडम खुद बोल रही कि आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप एम्बुलेंस को भी निकलने दे रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं?
तो हमारा मकसद आम जनता को या किसी इलाज कराने जा रहे मरीज को परेशान करना नहीं रहता। हमारा मकसद ये रहता है कि हम हमारा प्रदर्शन भी करें और कोई परेशान नहीं। और उनके सारे बयान भी आए, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है कि बयान उन्होंने जारी कर रखे हैं। हमने सारे वीडियो बनाए। आप हमारी तरफ से एक पत्थर भी फेंकते हुए नहीं बता सकते, ना किसी की गाली बता सकते हो किसने गाली दी। जी, आपके पास ड्रोन कैमरे थे, वीडियोग्राफी थी, तो आपको वीडियोग्राफी करनी बिल्कुल, करी भी होगी, पर आपकी ही गलतियां दिखेगी इसलिए आपने वो वीडियोग्राफी जारी नहीं। शो नहीं करी है। वरना पुलिस तो वीडियोग्राफी करती है, कोई भी धरना पर। बिल्कुल, मुझे ले जाया गया, मेरे वहां पहुंचते ही आंसू गैस के गोले आ गए। आंसू गैस के गोलों के बाद सीधा लाठीचार्ज हो गया। मैं उनसे वार्ता ही कर रहा हूँ, ना मेरा आप एक भी वीडियो नहीं बता सकते जिसमें मैं उनको गाली दे रहा हूँ या उनसे कोई झूमा झटकी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। हाँ, बस उनने डंडे मारे, हम खड़े रहे, वहां से भगे नहीं। ये यदि बात भगना तो ये बात बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने भी देखा है कि पुलिस द्वारा जो डंडे आपके ऊपर जो बरसाए जा रहे थे, लेकिन आपके जो करनी सैनिक जो थे, वो पूरी तरह से डटे रहे। वो वहां से हिले नहीं, वहां से भागे भी नहीं। वो पूरी तरीके से उन्होंने आपकी रक्षा भी की और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं होने दिया। लेकिन ये सब घटना के बाद से जितने भी जो लाखों करनी सैनिक जो हैं, उन सबों के दिलों पे जो है घात पहुंची है, वो सबसे ज्यादा दुखद साबित हो रही है। नहीं, ये तो क्रांतिकारियों के नसीब में पहले भी था। जी, वो क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए लड़े थे। आज के जो क्रांतिकारी है अपने हक अधिकारों के लिए लड़। बिल्कुल, वो लड़ना भी चाहिए। तो ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। एक व्यक्ति या एक इंसान या एक संगठन की नहीं। हर व्यक्ति के अधिकारों का हनन ऐसे ही पुलिस सरकारें करती रहेगी। जो सरकार को उसकी सत्यता बताएगा, जो सरकार को उसकी कमियां बताएगा, उनके ऊपर इसी प्रकार के अत्याचार भी होंगे, झूठे मुकदमे भी होंगे और झूठी चीजें, झूठी अफवाहें फैला के आंदोलनों को खत्म करने का भी काम सरकारें करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है सारे करनी सैनिकों पे, जिस प्रकार से अब तक लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और पूरी जो हमारी कौम है हिंदुस्तान की, मतलब किसी जाति, धर्म या मजहब की नहीं। बेसिकली आप तो हम पूरे हिंदुस्तान के के लिए लड़ाई हम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान जो 140 करोड़ का हमारा परिवार है, उस परिवार की मैं जब बात करूं तो हमारा पूरा परिवार समझदार है। पहले भी अंग्रेजों की नीतियों को भी समझा है, उसके विरोध में भी आए। हाँ, हो सकता है कि हम अत्याचार की हदें पार हो जाती उसके बाद आवाज उठाते हैं। पर अब मैं देश की जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने अत्याचार की हदें पार कर दी थी और आपने आवाज उठाई और कुछ ही सालों में आपने आजादी पा ली, तो आज गुलामी की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। उसको देखो आप कि किस प्रकार से सरकारें सच्चे और जो आपके हितों की बात करते हैं उनको कैसे दबाते हैं और कैसे उनको कटघरों में खड़ा करते हैं और फिर उनको जेलों में डाल देते हैं। तो आपसे यही निवेदन और उम्मीद है हमारी कि हर हिंदुस्तानी इस लड़ाई में शामिल होगा और इस अत्याचार के खिलाफ जो संविधान को समाप्त करने की बातें कर रहे हैं या जो संविधान को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करना आप और हम सबकी जवाबदारी है। जिस प्रकार से इस देश का गठन हुआ तो 565 रियासतों का विलय हुआ। सभी ने खुशी खुशी अपने विलयों का मतलब अपनी रियासतों को विलय करा और उसकी जवाबदारी वो आप और हमें सौंप के गए। जी, इस लोकतंत्र की रक्षा करना और इस संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब हमारे पूर्वज एक देश बना के गए हैं तो एक देश को बनाए रखना और उन लोगों पे किसी पे भी अत्याचार नहीं हो उसके लिए लड़ना भी हमारी जवाबदारी है और इसीलिए उस जवाबदारी को निभा रहे हैं। जी। जैसा कि दादा हमने बताया है कि जैसा कि हमारे पूर्वज अगर जैसा कि होता यही है कि अगर अपने पिताजी अगर अपने लिए एक मकान बना के छोड़ के जाते हैं, तो उसकी रक्षा भी करना हमारा है। तो वैसा ही कार्य ये कर रहे हैं। 21 दिसंबर के दिन जब वहाँ पर ये जो भव्य आंदोलन जो होगा, ये मैं आपको बता दूँ कि ये सबसे बड़ा आंदोलन की गिनती में आएगा क्योंकि लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग आने वाले हैं। ब्रिटिश सैनिक के साथ में सर्व समाज के लोग सिर्फ एक न्याय क्रांति के लिए वहां पर न्याय को लिए वहां पर सब खड़े रहेंगे। दादा मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि अधिकतर जैसे भी हाल आपने बाद में बताया कि झूठे मुकदमे दर्ज जो हो जाते हैं वो आखिर क्यों होते हैं? जब सरकार सभी कामों में विफल हो जाती है, जब किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सके, जब किसी के साथियों को तोड़ा नहीं जा सके। मेरे साथी जो हैं सब बहुत ही मजबूत हैं और बहुत ही मजबूती के साथ हर आंदोलन में शामिल होते हैं और अपनी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ते हैं और जीतने के बाद ही आराम लेते हैं। तो उनको ये पता है कि इनके जो साथी हैं वो किसी लोभ लालच में आकर या किसी पद के मोह में आकर बदलने वाले नहीं है। ये सब स्वाभिमानी है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो उनको तोड़ने का खाली एक और एक ही मात्र उनके पास उपाय सुझाव है उनको कि झूठे मुकदमे बनाओ और उनको जेलों में डालो। जेलों में चले जाएंगे, झूठे मुकदमे बनेंगे तो डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। पर इनको ये बात याद होनी चाहिए कि हमारे सिर कटने के बाद धड़ लड़े हैं।
सब भी हम पीछे नहीं हटे हैं। बिल्कुल तो आज सिर कटने की नौबत नहीं है अभी तक। सिर कट गए तो भी धड़ हरदा जाएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई है कि हरदा का आंदोलन तो होके रहेगा, चाहे सर कट क्यों नहीं जाए, तो भी धड़ हरदा जरूर जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी लग रही है और अदर से भी ये लग रही है कि आपको और आपकी जो टीम के जो मुख्य पदाधिकारीगण हैं, उनको हरदा जाने के लिए रोक लगाई जा रही है या किसी प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है क्या? हाँ, अभी बहुत सारे जो नोटिस है वो सरकारों के द्वारा फरमान जारी है और कई कलेक्टर और तहसीलदार लोग हैं, ये सभी हमारे कार्यकर्ताओं पर ये नोटिस भेज रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, हर एक व्यक्ति तक नोटिस जाना चाहिए ताकि ये उसको आमंत्रण मिले। तो मेरे सारे कर्मी सैनिकों से और जितने भी सर्व समाज के भाई है जिनके पास भी नोटिस आए, उस नोटिस को ही आमंत्रण समझे और हरदा पधारे, क्योंकि आपकी जो गिनती है वो क्रांतिकारियों में ली जा रही है, इसीलिए आपके पास नोटिस आ रहा है। और जिसके पास नहीं आ रहा है वो भी मांग करे कम से कम कि हमको भैया नोटिस दो ताकि हम इस आंदोलन में शामिल हैं और इससे वंचित नहीं है। अब सरकारें भेदभाव कर रही है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जिलों से क्रांतिकारी लोग जाएंगे और कुछ चंद सैकड़ों लोगों को नोटिस देना कहीं ना कहीं की नाइंसाफी है। नोटिस दिए जाए तो लाखों लोगों को दिए जाए, जितने भी लोग वहां उपस्थित है सबको दिए जाए, ताकि उसको आमंत्रण समझकर भी वहां पहुंचे। ये जिस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं डराने के, ये कौम वो नहीं है जो डर जाएगी। पहले भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ी, आगे भी लड़ेगी। और सर्व समाज को साथ में लेके चलना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। उनकी रक्षा के लिए उनने अपने प्राणों की आहुति दी, इस ध्वज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज का जो युवा है वो भी अपने अधिकारों के लिए और अपने राष्ट्र के लिए और इसमें बसने वाले हर एक नागरिक के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा, पर पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो 31 दिसंबर की जो आपके आंदोलन की क्या है रूपरेखा है, उसके अंदर में आपने जो जानकारी लगी है कि 21 सूत्री जो माँगे हैं आपकी, उसमें से कुछ प्रमुख माँगे क्या है, वो बताइए? नहीं, हमारी जो भी मांगे हैं सभी सर्व समाज की मांगे हैं। अच्छा, उसको सब अलग अलग प्रकार से सरकारें उनको प्रेषित करेगी कि ये आपके खिलाफ है, ये आपके हक अधिकारों के खिलाफ है। जैसे हमने एक मांग रखी आर्थिक आधार पर आरक्षण। जी। आर्थिक आधार पर आरक्षण, सीधा सेट लोग ये बोलेंगे कि नहीं भैया ये आप तो आरक्षण का विरोध कर रहे हो, आप तो आरक्षण के खिलाफ। नहीं भैया, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण करो। जो एसपी बन गया है, जो कलेक्टर बन गया है, जो बड़े पदों पर नेता बैठा है, कि बड़ा बिजनेसमैन है, उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति को है, बिल्कुल एक सही। किसान जो गरीब है, जिसके घर पे छत नहीं है, जो कहीं ना कहीं जो अपनी मेन जो चीजें जैसे कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, पढ़ा भी नहीं पा रहा है। सरकारी स्कूलों में भेज रहा हो, आपको पता है सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? बिल्कुल। वो पढ़ नहीं पाता अच्छे से, उसको कोचिंग नहीं मिल रही है और वो कंपटीशन एग्जाम में भाग ले रहा है। उसका कंपटीशन किसके साथ हो रहा है? एक आईएएस के बेटे के साथ यदि एक गांव में गरीब जो तबका है, जो गरीब तबका है, वो उसका बेटा यदि वहां जाके उसको कंपटीशन एग्जाम में उसके साथ बैठेगा और उसके साथ लड़ेगा, तो मुझे 100% विश्वास है कि वो हार क्यों हार जाएगा? क्योंकि उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। हम चाहते हैं गरीब का बेटा गरीब के साथ कंपटीशन करे, अमीर का बेटा अमीर के साथ कंपटीशन करे। ये हमारी लड़ाई है। इसलिए हम चाहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जाति बंधन नहीं है इसमें। हम चाहते हैं कि गरीब का बेटा यदि किसी के साथ कंपटीशन एग्जाम में बैठे, तो जो सुविधाएं उसको मिली है उसी के आधार पर जो दूसरे को सुविधाएं मिली है वो व्यक्ति उसके साथ बैठे। जब वो आपस में बैठेंगे तो गरीब ही कोई उस कुर्सी पे आएगा, और जब गरीब कुर्सी पे आएगा तो धीरे धीरे गरीब, और अमीरों को बेटों का जो कंपटीशन है वो अमीरों के साथ। क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारी व्यवस्था, हमारा रहन सहन, हमारा मेंटल स्ट्रेस एक जैसा होता है। अमीर हो तो अमीर के जैसा होगा और गरीब होगा तो उसको अलग अलग चुनौतियों से लड़ना पड़ता बिल्कुल सही बात है। कह तो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो ताकि गरीब को गरीब का हक मिले। बिल्कुल। हम चाहते हैं बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हो एट्रोसिटी एक्ट में। अच्छा, एट्रोसिटी एक्ट में यदि किसी एससी के व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है कोई, तो मुझे फोन लगाए, मैं उसके साथ जाके खड़ा हूं, उस आप एससी के व्यक्ति के साथ लड़ूंगा। मैं आपकी बात को थोड़ा-सा यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही महतपुर विधानसभा क्षेत्र में एक हरिजन समाज के युवक ने आत्महत्या की थी जी। और आप वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे। जी, आप वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उस परिवार के सांत्वना दी थी। तो ये बात तो लागू ही नहीं होती कि आप एससी-एसटी के खिलाफ हैं। आप हमेशा नहीं, साथ में मेरा खड़े एक थे। है ना, जैसे मेरे को बदनाम करने के लिए या मेरे साथियों को साथ में जुड़ने, जैसे कोई एससी का व्यक्ति मेरे साथ जुड़ रहा है तो उसको रोकने के लिए, उस हरदा आंदोलन में रोकने के लिए भी लोग ऐसी बातें लाएंगे। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो लड़ाई है ना वो गरीब के लिए है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना तो उस अन्याय के विरुद्ध है, न कि किसी जाति के विरुद्ध है। यदि एक एससी के भाई के साथ अन्याय होगा तो सबसे पहले उसका ये भाई खड़ा रहेगा। किसी गरीब के साथ अन्याय होगा वो जाति धर्म व्यवस्था नहीं देखेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारा जो मकसद है वो गरीब
तो गरीब रखना नहीं है, गरीब को उस मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और यही हमारे पूर्वजों का सिद्धांत था, यही जो जितने भी संगठन है वो बातें यही करते हैं। बाबा साहब का क्या मानना था कि जो गरीब है वो मुख्य धारा के साथ जुड़ जाए। जुड़ जाए, आज तक जुड़ पाया है नहीं जुड़, कि आज दिन तक एक एससी का व्यक्ति जो गांव में मजदूरी कर रहा था, खेती कहीं मजदूरी करने जा रहा था, कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा था, कि उसकी दशा सुधरी है? नहीं सुधरी। क्या आपने देखा है किसी एक गरीब बेटे का, मतलब जो गरीब पिता है जिसके पास खाने के भी एक टाइम के ही अनाज है, दोनों टाइम का अनाज नहीं है, मजदूरी करेगा तभी उसके पास पैसा आएगा, तभी वो स्कूल की किताबें लाएगा, उसके बेटे को आईएएस बनते देखा है? नहीं देखा होगा। आईएएस का बेटा ही आईएएस बन रहा है, बिल्कुल सही कलेक्टर बात। का बेटा ही कलेक्टर बन रहा है, और मजिस्ट्रेट का बेटा ही मजिस्ट्रेट बन रहा है। हम चाहते हैं कि आम बच्चों को भी वहां तक आने का मौका मिले, और यही हमारी लड़ाई है। एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यदि बिना जांच की गिरफ्तारी हुई तो उसका दुरुपयोग होता है। किसी को भी झूठा फंसाना हो तो किसी एक दूसरे के माध्यम से उसको झूठा फंसा के उसका करियर खत्म कर दें। कई सामान्य वर्ग के युवा जो होनहार थे पढ़ने में, और उनकी किसी नेता से दुश्मनी थी उनके पिताजी की, तो उनको भी इस एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से बलि चढ़ा दिया। मैं जितने भी एससी के भाई है उनसे निवेदन करता हूँ, किसी को झूठा मत फंसाना। तुम्हारे साथ अत्याचार हो, तुम्हारे भाई को बुलाना, तुम्हारा भाई और इसकी जो सेना है वो हर जगह तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, तुम्हें न्याय भी दिलाएगी। पर किसी को गलत मत फंसाना, गलत फंसाओगे तो प्रताड़ित हो जाएगा और वो टूट जाएगा। और इस देश में आगे इस देश के लिए लड़ने की इच्छा लोगों की समाप्त होती है। हमें राष्ट्र के लिए काम करना है, और राष्ट्र के लिए काम करना है ना, हमारा पूरा परिवार है। कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, पर उसमें द्वेषता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि दादा ने कितनी अच्छी बात बताई है कि एट्रोसिटी जो एक्ट है उसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवा जो हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, उनका जीवन तक बर्बाद हो जाता है। दादा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल एक करना चाहूंगा, और हो सकता है कि वो सवाल थोड़ा सा अजीब भी हो और कुछ अलग सा लगे। दादा, अधिकतर मेरे द्वारा या आप लोगों ने भी जो देखा है कि जब तक आंदोलन नहीं किया जाता तब तक सरकार जागती क्यों नहीं है? सरकार जागी रहती तो आंदोलनों की आवश्यकता ही नहीं। हम हमारा जनप्रतिनिधि चुन के किस लिए भेजते हैं? मैं मेरे दैनिक दिनचर्या के कामों में व्यस्त हूँ। मैं खेती किसानी करता हूँ तो किसानी कर रहा हूँ, मैं नौकरी करता हूँ तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं कोई कोई व्यापारी है तो व्यापार कर रहा है, कोई बेरोजगार है तो व्यापार व्यवसाय में काम करने की सोच रहा है, या नौकरी ढूंढ रहा है, या उसकी तैयारी कर रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। पर एक जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है कि उसके क्षेत्र की जितनी भी तकलीफें, दुख तकलीफें हैं, उसको विधानसभा में जाके उठाए और उनको पूरा करवाए। जब ये जो जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, ये अपनी जवाबदारी से मुकर जाते हैं। सरकारें जो बनती है इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही बनती है। जब ये इनकी सरकारों के सामने घुटने टेक देते हैं और लड़ने से अपने आप को वंचित कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनको भी कोई ना कोई रहता है कि हम अपने दल के खिलाफ जाएंगे, हमारा टिकट कट जाएगा। किसी को लगता है अपना दल के खिलाफ हम बात उठाएंगे तो लोग सोचेंगे कि अरे तो इसके दल के ही खिलाफ है, ये तो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। नहीं, उसको पार्टी की विचारधारा के लिए नहीं चुना जाता। उसको इसलिए चुना जाता है कि वो आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको विधानसभा में जाके रखे और उनको पूरा कराए। जैसे आज किसान परेशान है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, और घोड़ा रोग की समस्या है, ऐसी कई अनेक समस्या, धान के भाव नहीं मिल रहे हैं। इन बातों को जनप्रतिनिधि अपने द्वारा अपने जो चुन के गया है, इस 230 जनप्रतिनिधि हैं हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, वो सारे ही लोग वहां बातें रखेंगे तो उसका निराकरण होगा। तो मुझे नहीं लगता कोई वहां बात जाके रख रहा है, लड़ रहा है। तब एक आम व्यक्ति की जवाबदारी बनती है कि इनके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन हो, तब जाके इनके कानों में जू रेंगती है, और ये इन बातों को पूरा कराने के लिए प्रशासन को आगे करता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि कई बार तो सिर्फ आश्वासन ही दे देते हैं और उसके बाद कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। हाँ, कई बार आश्वासन मिलते हैं तो कई बार मांगों को पूरा भी कराया जाता है। पर आश्वासन लेना ही एक आंदोलनकारी के पास आखिरी ऑप्शन। हाँ, ये बात भी सही है। आप किसी लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन कर रहे हो, तो किसी एक व्यक्ति या किसी अधिकारी के पास जा रहे हो और वो बोलता है कि मैं आपके 2 महीने में बातें पूरी कर दूंगा, 1 महीने में आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, तो वो ये नहीं बोल सकता कि आज की आज ही पूरी करो। वो तो आश्वासन लेके इसी आता है कि ये कलेक्टर है, एक तहसीलदार है, एक एसडीएम है, या एक एसपी है, ये हमारी बात को सुन रहे हैं और ये जवाबदारी ले रहे हैं कि हम इसको पूरा करेंगे। और सरकारों के पास कई ऐसे मामले हैं, जैसे कि इन कलेक्टर साहब से, इन एसपी साहब से बुलवाया और उनका ट्रांसफर कर दिया, हम्म। और फिर नए कलेक्टर आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, ये तो उस समय हुआ है, आप हमको फिर समय दीजिए। पर ये सरकारें गुमराह करती है। चाहे सरकारें, चाहे जनप्रतिनिधि चाहे, तो इस प्रकार के धरना प्रदर्शन और आंदोलन होंगे ही नहीं। यदि वो जनता के लिए लड़ना सीख जाएंगे, जनता के काम कराना सीख, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि नए आंदोलनकारी नहीं आए और नए आंदोलनों की शुरुआत नहीं हो, तो आपको लोगों की भावनाओं को सुनना पड़ेगा और उनको पूरी करनी पड़ेगी।
जब आप पूरी करोगे तो ये आंदोलन नहीं होंगे, नहीं करोगे तो इन मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलनकारी भी तैयार हैं और क्रांतिकारी भी तैयार हैं। ना आपके लाठी डंडों से डरते हैं, ना आपके मुकदमों से डरते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है दादा। एक सवाल और कि ये जो 31 दिसंबर का ये 21 दिसंबर के दिन जो आंदोलन होगा, वो ये पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा? नहीं, बिल्कुल हमारे जितने भी अभी तक आंदोलन हुए हैं, 10 साल हो गए हमें रैलियां करते-करते, आंदोलन करते-करते। इन 10 सालों में हमने कभी एक पत्थर भी नहीं फेंका है, ना किसी सरकारी संपत्ति का कभी नुकसान करा है और आगे भी नहीं करेंगे। ये राष्ट्र को चला रहे हैं, जी, इनका नहीं है। हमने इस राष्ट्र को बनाने में अपनी रियासतों का विलय किया, जी, तो हमने इनके हवाले किया है। ये कभी नहीं भूले कि ये हमारा नहीं है। ये राष्ट्र हमारा है और इस राष्ट्र की और इसकी संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है और जनता की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही, लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ ही आंदोलन होगा, तभी भी हमारा संगठन उपद्रव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, इसकी जनता भी हमारी है और इसको हम थोड़ी-सी भी तकलीफ नहीं दे सकते। जी। जैसा कि दादा ने बताया है कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से शांति रूप से होगा, क्योंकि यह देश हमारा है, यहाँ की जनता हमारी है, यहाँ की जो भी संपत्ति है, वो हमारी है। अगर हम इसको नुकसान पहुँचाएँगे, तो हमारे देश को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि 21 दिसंबर के दिन हरदा का जो भी प्रोग्राम रहेगा, वो हम आपको लाइव इसी चैनल के माध्यम से आपको वहाँ पे दिखाएँगे, वहाँ पर खुद ही। तो इसी के साथ पतंगड़ न्यूज़ से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।